हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मीन संगठन की प्रक्रिया। तो एक संगठन अपने उद्देश्य के लिए कार्य करता है। संगठन को अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए संगठन की प्रक्रिया को अपनाना होता है। संगठन की प्रक्रिया अपना के वह अपने संपूर्ण कार्यों को पूरा करता है, तत्पश्चात संगठन का कार्य पूर्ण माना जाता है। अतः किसी भी उपक्रम में संगठन के निर्माण हेतु उठाए जाने वाले कदमों या चरणों को ही हम संगठन की प्रक्रिया कहते हैं। जैसा कि हेनरी फ्योल ने कहा है कि प्रबंध एक प्रक्रिया है, यानी प्रबंध कार्यों को करने की प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया में संगठन की प्रक्रिया भी शामिल मानी गई है। एक संगठन अपनी प्रक्रिया को अपनाकर संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो संक्षेप में अगर हम कहें तो एक संगठन की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो संगठन प्रक्रिया का प्रथम चरण है उद्देश्यों का निर्धारण। तो बच्चों, सबसे पहले हमें जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उससे पूर्व हमें अपना उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना होता है कि हमारा उद्देश्य क्या है। तो इसी क्रम में अगर हम देखें तो संगठन में भी जब कोई कार्य करता है तो संगठन का भी एक उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठन कार्य करता है और उस उद्देश्य का निर्धारण ही सर्वप्रथम किया जाता है। जिस प्रकार एक प्रबंधक नियोजन का कार्य सर्वप्रथम करता है, उसी तरह नियोजन की तरह ही संगठन अपने उद्देश्यों को सर्वप्रथम तय करेगा कि संगठन के द्वारा क्या कार्य किए जाने, उनका क्या उद्देश्य है। दीर्घकालीन और अल्पकालीन जो भी उद्देश्य होते हैं, संगठन अपना उद्देश्यों का अपने स्तर पर अपने कर्मचारियों के मार्गदर्शन में उनका सहयोग लेके तय करता है, क्योंकि जो उद्देश्य आप तय करेंगे उनके ऊपर कर्मचारी अपना श्रम लगाएंगे। तो इसलिए कर्मचारियों को भी आपको उद्देश्यों के निर्धारण में शामिल करना चाहिए। तो सबसे पहले संगठन प्रक्रिया का प्रथम चरण है उद्देश्यों को निर्धारण करना। इसी क्रम में सेकंड बिंदु पर आएंगे हम। सेकंड स्टेप होगा हमारा क्रियाओं का निर्धारण करना, मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़। जब आपने संस्था में उद्देश्यों का निर्धारण कर लिया समूह के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ क्रियाएँ करनी होगी, क्योंकि उद्देश्य निर्धारित करने के उद्देश्य स्वयं आपको प्राप्त नहीं हो जाएंगे जब तक कि आप उसके ऊपर अपनी कार्य क्रियाएँ नहीं करोगे। तो इसलिए संगठन की प्रक्रिया का दूसरा बिंदु अगर हम देखें तो वो है क्रियाओं का निर्धारण करना, यानी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठन में कौन कौन सी क्रियाएँ करनी होंगी। उन क्रियाओं को प्रबंधकीय तथा क्रियात्मक कार्य छोटी छोटी क्रियाओं में बांटा जाएगा, जो और उसके उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही इनका वर्गीकरण किया जाएगा। जैसे हम देखें वो आज संस्था में उत्पादन विभाग होता है, क्रय विभाग, वित्त विभाग, विक्रय विभाग, विज्ञापन विभाग, मानव संसाधन विभाग। तो इस प्रकार के अनेक विभाग वहाँ कार्य करते हैं। तो एक संगठन इन सभी विभागों की क्रियाओं का वर्गीकरण करेगा, निर्धारण करेगा। उसके पश्चात इस संगठन की क्रिया आगे बढ़ेगी। अब थर्ड बिंदु पर अगर हम देखें तो वो बिंदु है हमारा क्रियाओं का समूहीकरण, मीन्स ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। जब नंबर द्वितीय चरण में अपने क्रियाओं का निर्धारण कर लिया, क्रियाओं का निर्धारण करने के पश्चात संगठन के तीसरे चरण में क्रियाओं का निर्धारण के पश्चात वर्गीकरण करने के पश्चात इनका श्रेणी या समूहीकरण किया जाता है। इसके लिए हम समान प्रकृति एवं परस्पर संबंधित क्रियाओं का एक समूह बनाकर एक श्रेणी में रख लेते हैं। जैसे जो क्रियाएँ विक्रय संबंधी उनको विक्रय में, बाजार संबंध अनुसंधान संबंधी क्रियाओं को बाजार अनुसंधान, विज्ञापन, पैकिंग, विक्रय संवर्धन, विक्रय प्रशिक्षण आदि सभी क्रियाओं को अपनी अपनी श्रेणियों में बांटकर हम उनका ग्रुप बना देंगे और उसके अनुसार क्रियाओं का समीकरण करके संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। इसी क्रम में अगला बिंदु देखिए हम, क्रियाओं का समूहीकरण करने के पश्चात कार्य को सौंपना। जब आपने संगठन में क्रियाओं का समूहीकरण बना लिया, एक श्रेणी बना ली, तो उसके अनुरूप उन क्रियाओं के पूर्ण करके लक्ष्य का प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। उसके लिए आप कार्य सौंप देंगे। अब संगठन जो विभिन्न कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनको विशिष्टीकरण के आधार पर, उनकी रुचि अनुभव के आधार पर उन्हें उनकी रुचि का पसंद का कार्य सौंप दिया जाएगा। कार्य सौंपने के साथ साथ उन्हें अधिकार भी दे दिए जाएंगे, जिसके अनुरूप वे कुशलता से संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करेंगे। क्योंकि जब आप कार्य सौंपेंगे तो आपको सबसे महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि आप कार्य सौंपते समय उनके स्पेशलाइजेशन का ध्यान रखें, मीन्स उन्हें उनकी रुचि के अनुसार ये कार्य सौंपा जाए और ये कार्य उन्हें कार्य विश्लेषण, जॉब एनालिसिस तथा कार्य विवरण के आधार पर प्रत्येक कार्य के लिए योग्य व्यक्ति का इसके अंतर्गत चयन किया जाता है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति की कुशलता का उपयोग संस्था के हित में किया जा सके
और व्यक्ति अपनी कुशलतापूर्वक संस्था के हित में कार्य कर पाए। तो इस प्रकार अगर हम देखिए तो कार्य इस बिंदु के अंतर्गत सौंप दिया जाएगा। अब हम अगले चरण में प्रवेश करें तो अगला बिंदु है हमारा अधिकारों का प्रत्यायोजन। जब आपने संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्रियाओं का वर्गीकरण समूहीकरण कर लिया, उसके पश्चात आपने कार्य भी सौंप दिया। तो कार्य सौंपने के पश्चात आप क्या करेंगे, जब व्यक्ति को कार्य करने का अधिकार सौंप दिया जाता है तो उसको कार्य करने के अधिकार दिए जाते हैं। जब तक आप उसको कार्य करने का अधिकार नहीं दोगे तो किस प्रकार वो संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करेगा, ये असंभव है। अतः संस्था में कार्य करने के अधिकारों का प्रत्यायोजन भी संस्था में किया जाता है। इसके पश्चात अगला बिंदु है आपका अधिकार प्रत्यायोजन के पश्चात संबंधों का निर्धारण करना। यानी जब आपने संस्था में कर्मचारियों को कार्य करने का अधिकार प्रदान कर दिया, उसके पश्चात कर्मचारियों के संबंधों का निर्धारण किया जाएगा कि संस्था में कर्मचारी किस विभाग उपविभाग में किसके अधीनस्थ अधिकारी के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, उनके क्या अधिकार दायित्व होंगे तथा उन्हें किन विभागों के साथ समन्वय तालमेल बनाते हुए कार्य करना है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए उनके संबंधों का निर्धारण किया जाएगा और इसके अनुसार ही कर्मचारी अपने अधिकारी से आदेश निर्देश प्राप्त करेगा तथा उसी के अनुरूप श्रृंखला का पालन करते हुए प्रबंध की क्रमबद्धता का अनुसरण किया जाएगा और कोशिश की जाएगी संस्था में क्रमबद्धता संगठन में बनी हुई है अधिकारों की, उसका पालन किया जाए, किसी भी स्थिति में उस श्रृंखला का उल्लंघन ना किया जाए। और संबंधों के निर्माण के पश्चात अगला जो अंतिम बिंदु पर है वो संसाधनों का आवंटन। जब संस्था में आपने अधिकारों प्रत्यायोजन कर दिया, कर्मचारियों के संबंधों का निर्धारण करने के बाद अंतिम बिंदु अगर हम देखिए तो वह संसाधनों का आवंटन। यानी जो कर्मचारी संस्था के उद्देश्य के लिए कार्य करेगा तो उसे अब संसाधन जो संस्था के प्रबंधन के संसाधन जो दो भागों में बटे होते हैं, भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। भौतिक संसाधनों अगर हम देखें तो मशीन, भूमि, भवन, बिल्डिंग, पूंजी इत्यादि आते हैं, जबकि मानवीय संसाधन यानी श्रमिक जिन संसाधनों पर कार्य करेगा। भौतिक संसाधन तो प्राय निर्जीव प्रकृति के होते हैं, जबकि मानवीय संसाधन सजीव प्रकृति का होता है, जिसके द्वारा ही भौतिक संसाधनों पर अपना श्रम लगाकर उसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार संसाधनों का आवंटन करने के पश्चात संगठन के सभी स्तर पर सभी कर्मचारी मिलजुल कर परस्पर निष्पक्ष प्रेम भाईचारे की भावना से कार्य करेंगे ताकि संगठन के उद्देश्य को भलीभांति प्राप्त किया जाए। और इस प्रकार ये संगठन प्रक्रिया इन 7 कदमों को पूर्ण करने के उपरांत संपूर्ण होती है। तो प्रक्रिया एक तरह से कार्य को करने का तरीका ही होता है जिसमें हम हर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अपनी कार्य को पूरा करने का प्रयास करते हैं और इसके अंदर हर स्टेप का एक क्रम चलता है, उस क्रम को ही हमें फॉलो करना है, तभी हम अपने लक्ष्य को सही से प्राप्त कर पाएंगे। यानी जो कार्य पहले होगा उसको पहले किया जाएगा, उसके पश्चात दूसरी क्रिया को शुरू किया जाएगा। तो इस प्रकार स्टेप चलता रहता है और अंत में संसाधन के आवंटन के साथ में संगठन प्रक्रिया हमारी समाप्त होती है और उसके माध्यम से हम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।